मेरा छोटा भाई ज़हनी तौर पर परेशान था। लोग अक्सर उसे पागल कहते थे। जब मैं उसे सिस्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने कहा कि वो जो भी करना चाहता है, जैसा भी चाहता है, उसकी हर बात पूरी करनी होगी, वरना वो और ज्यादा ज़हनी तौर पर खराब हो जाएगा। तब और इलाज का कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद डॉक्टर की सलाह पर मैं उसकी हर बात मानने लगी। अगर वो कहता अपू मैं अभी बाहर घूमने जाऊंगा, तो मैं उसे घुमाने ले जाती। अगर वो कहता मुझे नया कपड़ा चाहिए, तो वो भी ले आती। लेकिन एक रात उसने मुझसे जो मांगा वो मैं हैरान रह गई। लेकिन फौरन ही डॉक्टर की बात याद आ गई। मेरा भाई तो ठीक नहीं है, उसकी हर बात माननी चाहिए अगर उसे ठीक करना है तो। अब जो भी वो चाहता है वो तीसरे साल में मुमकिन है। मिस हूँ शाइला, ऑनर्स तीसरे साल में पढ़ रही हूँ। मेरी दुनिया अचानक ऐसा लगा जैसे सब कुछ रख सा गया हो। और मेरा छोटा भाई सावन, जो अभी अभी कॉलेज की दहलीज पार किया था, पूरी दुनिया जैसे पलट गई हो। हमारे खानदान में तब हम तीन थे, वालिद, मैं और मेरा प्यारा छोटा भाई सावन। सावन मेरी आंखों का तारा था, बहुत नरम, शाइस्ता और परसुकून तबीयत का लड़का। पढ़ाई में भी वो बहुत हाथ हा आ लड़का पढ़ाई में भी वो बहुत होनहार था। मेरा एक ही ख्वाब था, अपने भाई को एक सच्चा इंसान बनाना और इसके सारे ख्वाब पूरे करना। लेकिन माँ के चले जाने के बाद मेरे अपने ख्वाब मांद पड़ गए। मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैं इस वक्त मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मेरी एक ही सोच थी, सावन और पापा का ख्याल नहीं था। मेरी एक ही सोच थी कि सावन और पापा का ख्याल रखूं। लेकिन जो मैंने सोचा था, हकीकत इससे कहीं ज्यादा सख्त निकलती। माँ के जाने के बाद सावन में कुछ अजीब तब्दीलियां दिखने लगीं। जो भाई दोस्त की तरह मेरे साथ बातें करता था, अब अक्सर चड़चड़ा रहने लगा, जल्दी गुस्सा हो जाता था, कॉलेज जाने की बात करते ही बहाने बनाता, ठीक से खाना पीना भी नहीं करता था। मैं अच्छे से समझाने जाती तो उसकी तेज बातों से मैं हैरान रह जाती। एक रात देखा सावन के कमरे में लाइट जली थी। जब मैं दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, तभी अंदर से गुस्से में बेकल होकर उसने पूछा कौन। मैंने आहिस्ता से कहा सावन में हूं, तुम्हारी बड़ी बहन। अभी तक नींद नहीं आई। वो दरवाजा खोले बगैर बोला नींद नहीं आ रही, तुम जा यहां से। उसके उस बर्ताव से मुझे बहुत तकलीफ हुई। माँ जिंदा रहते तो सावन ऐसा नहीं होता। माँ की खुशी ने से तो सावन ऐसा नहीं होता। माँ की खुशी ने उसे इतना सख्त क्यों बना दिया। दिन बीतने लगे और सावन की हालत और भी खराब होने लगी। इसने अपनी देखभाल तकरीबन छोड़ दी थी। रोज एक ही कपड़े पहनता, ठीक से नहाता नहीं। इसका चमकदार चेहरा जैसे मांद पड़ गया था, बाल झड़ने लगे थे। पापा पूरा दिन ऑफिस में मसरूफ रहते थे। घर लौट कर आते तो ये हाल देखकर उनके माथे पर भी फिक्र के बल पड़ जाते। एक दिन पापा ने मुझे बुलाकर कहा, शाइला, देख रहा हूं सावन का क्या हाल हो गया है। लड़का अपनी ही बॉल तक नहीं काट रहा। उसे देखकर मुझे डर लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी और दुनिया में जुकड़ा हुआ हो। पापा की बात सुनकर मेरा दिल कौंध उठा। पापा की बात किया ज़हनी तौर पर बीमार हो रहा है। माँ की कमी उसे दीचन कर दी है। माँ की कमी ने उसे इतना कमज़ोर कर दिया कि वो हकीकत से लड़ने की ताकत खो बैठा है। मैं और देर ना करते हुए अपनी गहरी दोस्त रूपा से बात की। रूपा ने नफ्सियात की पढ़ाई की है। वो सब कुछ सुनकर उसने मुझे मशवरा दिया, शाइला, ज्यादा देर मत करना, सावन को एक अच्छे माहिर नफ्सियात के पास ले जाओ। मुझे लगता है कि वो डिप्रेशन और जहनी परेशानी से गुजर रहा है। मैंने सब कुछ पापा को बता दिया तो पापा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम उसे डॉक्टर के पास ले जाओ।
उसके इलाज के लिए जो कुछ भी करना पड़े हम सब करेंगे। अगले दिन मैंने काफी समझाया और समझाकर सावन को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए राजी किया। उसे जाना पसंद नहीं था, लेकिन जब मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ और अगर वो मेरे साथ नहीं गया तो मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी, तब वो मान गया। वो शायद समझ नहीं पाया कि डॉक्टर इसके लिए ही थे। चैम्बर में दाखिल होते ही मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान शुरू हो गया। डॉक्टर के चैम्बर में बैठे सावन बेचैन था। इसकी निगाहें कमरे के चारों तरफ उधर-उधर घूम रही थी, जैसे कहीं भागने का रास्ता तलाश रहा हो। डॉक्टर एक भागने का रास्ता तलाश रहा हो। डॉक्टर एक दरमियानी उम्र के बुजुर्ग थे। हमें देखकर साई की हंसी रिपोर्ट्स और जरूरी कागजात सौंप दिए। डॉक्टर कुछ देर उन कागजों को देखकर सावन की तरफ घूमने दिए। डॉक्टर कुछ देर इन कागजों को देखकर सावन की तरफ देखने लगे। उन्होंने बहुत ही परसुकून अंदाज में सावन से कुछ सवालात किए, लेकिन सावन ज्यादातर जवाब नहीं दे पाया या ऐसे जवाब दे रहा था जो बिल्कुल बेसुरोपा थे। मैं इसे जवाब दे रहा था जो बिल्कुल बेसुरोपा थे। डॉक्टर तकरीबन आधा घंटा हमारे साथ बात करते रहे। फिर उन्होंने सावन बाहर इंतजार करने को कहा और मुझे अकेले उनसे बात करने को कहा। जैसे ही सावन बाहर गया, डॉक्टर ने मुझसे संजीदा आवाज में पूछा, इसकी ये परेशानी ठीक कब से शुरू हुई? मैंने कहा, सर मेरी माँ के मरने के 3-4 महीने बाद से उसके रवैये में तब्दीली आने लगी। डॉक्टर ने सर हिलाते हुए कहा, देखिए, आपके भाई को ज़हनी अदम इस्तेहकाम और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। माँ की अचानक मौत उसने बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। उसका दिमाग एक जबरदस्त सदमे में था। वो हकीकत से खुद को दूर कर रहा है। मेरा सीना फूल गया। मैं कानपती आवाज में बोली, सर, तो अब क्या करना होगा? क्या वो फिर से पहले जैसा ठीक हो जाएगा? डॉक्टर मेरी तरफ देखते हुए भरोसे से बोले, बिल्कुल होगा, लेकिन उसके लिए खास तौर पर आपको बहुत सब्र रखना होगा। मैं कुछ अद्वियात लिख देता हूँ, उन्हें वक्त पर देना होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी इसकी जहनी देखभाल है। लेकिन इस भी ज्यादा जरूरी इसकी जहनी देखख्वाहिशी सबसे अहम है। किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा सकता। जो वो चाहे जो बोले, बस इसी को मानना होगा। इसे किसी भी हालत में मजबूर मत करो। अगर वो नहाना नहीं चाहता तो जबरदस्ती मत करो। अगर खाना नहीं चाहता तो उसकी पसंद का कुछ बनाकर खिलाने की कोशिश करो। इसे ऐसे ही रहने दो जैसे उसे आरामदेह लगे। आपकी सच्ची मोहब्बत और देखभाल ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। डॉक्टर की बातें मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। मतलब कि सावन के अजीब बर्ताव मुझे सहना होगा। इसे ठीक करने के लिए इसकी हर बात माननी होगी। भाई को ज़हनी तौर पर ठीक करने के लिए कितना मुश्किल होगा, ये सोचते ही मेरा जिस्म ठंडा हो रहा था। लेकिन अपने भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। डॉक्टर ने भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। डॉक्टर के पास से रुख्स लेकर भाई को लेकर हम घर वापस आ गए। घर लौटते ही सावन कहीं ज्यादा बचपना दिखाने लगा। वो मेरे बगैर एक लम्हा भी रहना नहीं चाहता था। जब मैं बावर्ची खाने में जाती, वो दरवाजे पर खड़ा रहता। मैं जब बरामदे में जाती, वो मेरे पीछे पीछे आता। इसे अकेले रहने से डर लगता था। रात को खाना खाने के बाद जब मैंने इसे उसके कमरे में सोने को कहा तो वो डरते हुए बोला, अपू मैं अकेले नहीं सो पाऊंगा, मुझे डर लगता है। लपू में अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। डॉक्टर ने जो कहा था वो याद आया, उसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, ठीक है, मैं तेरे पास बैठूंगी,
फिर मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। वो सर हिलाते हुए बोला, नहीं तोंगी, अगर समझ गई, गारा तुम गई, अगर तुम गई और वापस नहीं आई, माँ भी तो कहती थी आएगा, लेकिन नहीं आया। ये बात मेरे दिल में छरियों की तरह घस गई। मैं समझ गई कि इसका डर कितना गहरा है। मैंने कहा, और ठीक है भाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो सो जा, मैं तेरे पास बैठी हूं। वो मेरी तरफ देखकर मुतमईन हो गया।